हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी मेंस और प्री 2020-21 के लिए हमने एक जो नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है, डे फर्स्ट का वीडियो है और ये वीडियो अभी यूट्यूब के लिए डेमो वीडियो होगा। जिन लोगों ने हमारा ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है उनके लिए डेली इस प्रकार का एक वीडियो मिलेगा। आज की वीडियो में हम गोंडवाना और बुंदेलखंड रियासतों के बारे में बात करेंगे। तो क्या है ये प्रोग्राम, पहले मैं इस प्रोग्राम के बारे में आपको ब्रीफ में बता देता हूं। ये डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, 90 दिन का ये पूरा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हमने प्री और मेंस दोनों को कवर करने का प्रयास किया है। क्योंकि जो प्री और मेंस का सिलेबस है, सिलेबस का मैंने कंपैरिजन वीडियो बनाया हुआ है। 80% प्री का सिलेबस मेंस के साथ कवर किया जा सकता है। तो इस पूरे प्रोग्राम ने हमने इस प्रकार से इसको डिजाइन किया है, इस प्रकार से 90 दिनों का पूरा शेड्यूल बनाया है कि आप 90 दिनों के अंदर प्री प्लस मेंस दोनों की अच्छे से तैयारी कर पाएं। इसमें क्या मिलेगा, मेंस वाले प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा, क्योंकि प्री प्लस मेंस दोनों को कवर कर रहा है तो इसमें हम आपको प्रश्नों देंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आपको खुद लिखना है और उसके उत्तर का डिस्कशन की ये क्लास है। उन्हीं उत्तरों का हम डिस्कशन आपको करवाएंगे कि कैसे आपको उत्तर लिखना था। इसमें आपको 3 अंक के 2 प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रश्न रहेंगे 3-3 अंकों का, एक प्रश्न रहेगा 5 अंक का और एक प्रश्न रहेगा 11 अंक का। इस प्रकार से आप देखेंगे इसमें तो आपसे 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और ये हमारी एप्लीकेशन पर अपलोड होंगे पेपर के रूप में। आपको इन प्रश्नों का उत्तर खुद से लिखना है और पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है उनसे विशेष निवेदन है कि कृपया पहले प्रश्न देखें, प्रश्नों के उत्तर खुद लिखें, उसके बाद ही उत्तर देखें और उसके बाद ही ये वीडियो देखें। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो ये वीडियो अभी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, पहले आपका जो सिलेबस दिया गया है, जैसे आपने ये समय सारणी देख ली होगी कि मध्य प्रदेश की रियासतें बुंदेली और गोंडवाना रियासतें आज थी। डे 1 पहला दिन है ये और 1 अगस्त 2021 से ये शुरू हो रहा है। साथ में आज शाम को ही प्री का पहला टेस्ट भी अपडेट कर दिया जाएगा जिसमें प्राचीन मध्य प्रदेश की प्रमुख घटनाओं का टेस्ट होगा। इस टेस्ट को भी आपको अटेम्प्ट करना है, यानी ये दोनों चीजें आज आपको पढ़नी है और अटेम्प्ट करना है। इसका उत्तर की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, लेकिन आज के उत्तर की पीडीएफ हम टेलीग्राम पर भी दे रहे हैं ताकि आप उसको देख सकें। उसके अलावा इस उत्तर की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी और डेली एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको मिलेगा 1395 रुपए में। इसमें आपको प्री की टेस्ट सीरीज पूरी तरह से फ्री मिल रही है। जो आपको इसमें जो है 100 टेस्ट इसमें मिलने जा रहे हैं, 7000 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर लें, हमारे किसी भी एक नंबर पर कॉल कर लें। आप में से बहुत से लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन नहीं मिल रही है। तो अगर जिसको एप्लीकेशन नहीं मिल रही है वो इस नंबर पर एप्लीकेशन के लिए व्हाट्सअप कर सकता है 9826590517 और इस नंबर पर आप एपीके आप प्राप्त कर सकें, क्योंकि जो प्ले स्टोर है उस पर हम ऐप को अपडेट कर रहे हैं, कुछ नए फीचर्स जोड़ रहे हैं, इसलिए फिलहाल अभी ऐप पर जो प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल नहीं है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके एपीके प्राप्त कर सकते हैं या टेलीग्राम पर भी एपीके एग्जाम गुरुजी का है, वहां से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये उत्तर लेखन की क्लास है। जो आपको 4 प्रश्न दिए गए थे उनका उत्तर आपको कैसे लिखना था, उससे पहले उत्तर लिखने के कुछ बेसिक चीजों को हम समझ लेते हैं। आयोग ने 2020-21 के लिए नया सिलेबस अपडेट किया था और उस नए सिलेबस में 3-4 चीजें हमें समझनी होंगी। इसमें आपके सामने 3 प्रकार के प्रश्न रहेंगे। एक जो प्रश्न रहेगा अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा और ये जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा इसकी शब्द सीमा क्या बताई गई है, या तो इसका उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है या एक पंक्ति में इसका उत्तर देना है। यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये आदर्श शब्द सीमा है और जब भी आदर्श शब्द सीमा दिया जाए तो यानी कि इससे कम में भी आप उत्तर दे सकते हैं और इसका थोड़ा बहुत 5-10%, 20% ऊपर भी जाकर, यानी कि 10 शब्द दिए हैं तो आप 15-20 शब्द में भी उत्तर, 15 शब्द में भी उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की गई है कि आदर्श में क्या हो सकता है कि एकदम कट टू कट नहीं होता, आप उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे जा सकते हैं। वहीं दूसरे जो प्रकार के प्रश्न रहेंगे वो लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे और जो अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे इनके आपको 3 अंक मिलेंगे। जो लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे उसकी शब्द सीमा आपको 50 शब्द या 5 से 6 पंक्तियों में इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा, यानी 5 से 6 लाइनें आप लिख सकते हैं और इसके जो आपको अंक मिलेंगे वो 5 अंक मिलेंगे।
इसमें भी 50 शब्द की जगह 60-65 शब्द भी आप लिखेंगे ऊपर तक, या नीचे भी कम में भी खत्म कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो इसमें आपको 11 अंक मिलेंगे और इसमें 200 शब्दों में उत्तर आपको इसका देना पड़ेगा। तो ये एक पूरा पेज में उत्तर इसको आपका लिखना है। तो इस प्रकार से आप क्या करना है, इसके उत्तर आपको लिखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ जो इस टेस्ट में आपसे पूछा गया था। मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ये एक टेस्ट है, टेस्ट कह सकते हैं या आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। इसमें एग्जाम गुरुजी की तरफ से आपको 4 प्रश्न प्रतिदिन मिलेंगे जिनका उत्तर आपको आधे घंटे में पूरा हो जाएगा और साथ साथ आपकी प्री की भी तैयारी होगी, क्योंकि हमने मेंस के इस शेड्यूल को इस प्रकार से बनाया है कि आपका प्री और मेंस आपको अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, एक ही साथ आप दोनों परीक्षा की तैयारी कर पाएं। और साथ में क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए तो पढ़ना पड़ता ही है और मुख्य परीक्षा को पास करने के लिए पढ़ने के साथ साथ लिखना भी उतना इंपॉर्टेंट है, रिटन प्रैक्टिस भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कितना ही पढ़ लीजिए, अगर आपको लिखना नहीं आता सही तरीके से तो आप उत्तर को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। भले ही उसके बारे में आपको सब कुछ पता हो, लेकिन उन सब कुछ में से कौन सी वो चीजें हैं जो लिखना है वो जानना ज्यादा जरूरी है। और ये केवल प्रैक्टिस से आता है और यही प्रैक्टिस हम आपको करवाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया किसके बारे में, मदन महल के बारे में। देखिए मदन महल के बारे में, अब सबसे पहले मदन महल के बारे में क्या क्या चीजें आप जानते हो वो आपके दिमाग में आएंगी और उसके बाद आपको उत्तर का फॉर्मेटिंग करनी है कि उत्तर कैसे लिखना है। अब मदन महल के बारे में आप क्या जानते हैं, मदन महल सबसे पहले तो स्थित कहां पर है, तो ये जबलपुर में स्थित है। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि मदन महल क्या है, जबलपुर में है। तो स्थान आपको पता चल गया कि इसका कहाँ है, जबलपुर में है। अब दूसरी बात, जब भी किसी प्रकार के महल की बात या स्थान की बात की जाती है, महल की बात या दुर्ग की बात की जाती है, तो दूसरा प्रश्न हमारे दिमाग में आता है आखिर इसको बनवाया किसने था, तो इसका निर्माता कौन था, राइट। तो निर्माता इसका कौन था, अब निर्माता इसका था कौन था, मदन शाह। ये कौन था मदन शाह, आखिर आप कौन थे, तो मदन शाह एक गौंड शासक थे। कौन शासक थे, गौंड वंशीय या गौंड शासक या गोंडवाना के शासक। अब कब हुआ था निर्माण, इसका निर्माण किया गया था 1116 में। अब इसकी यहां पर ये तस्वीर देख सकते हैं। अब कई भी जब आपको किले के बारे में लिखना हो तो 3 चीजें, अगर 3 अंक में उसको लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कम से कम 3 बातें उस उस प्रश्न के बारे में लिखेंगे ताकि जो परीक्षक हो वो कम से कम हमें 3 अंक दे दे। क्योंकि परीक्षक आपसे जानना चाहता है, यह एक साइकोलॉजी इसमें काम करती है। साइकोलॉजी इस प्रकार से काम करती है कि अगर आप 3 बातें बताओगे तो वो आपको 3 नंबर देगा, अगर 2 बताई तो हो सकता है वो 2 दे दे, और एक ही बात बताई तो वो 1 ही दे दे। तो कोशिश ये करनी है कि हम उसे कम से कम 3 बातें बता दें। तो इस महल के बारे में बता दूं, ये महल की तस्वीर है। ये 2 पहाड़ियों पर बना है, बिना नींव का बना है, कोई बहुत विशेष महल नहीं है। 3 खंड है इस महल के, ये पहला खंड है, ये दूसरा खंड है और नीचे एक ग्राउंड फ्लोर है। ये 3 खंड बने हुए हैं, ऊपर छत है और एक कमरा बना हुआ है, बीच में कुछ कमरे बने हैं और नीचे। तो बहुत साधारण है, कोई विशेष इसमें वास्तुकला का विशेष उदाहरण नहीं है, इसलिए इसके बारे में कुछ विशेष चीजें नहीं है। तो हम 3 ही चीजें इसके बारे में याद रखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, एक और बात आप याद रखेंगे कि इस राज्य को या जिस राजा ने ये बनवाया था, ये जहां बना था उसे कहा जाता था गढ़ा। क्या कहा जाता था, गढ़ा। याद रखेंगे, गोंडवाना राज्य सामान्यतः कह दिया जाता है, इसको गढ़ा राज्य कहा जाता था। देखिए किसी भी राज्य को 2 ही नामों से जाना जाता है, या तो उस पर राज करने वाले राजाओं के वंश के आधार पर, या वो राज्य जहां पर स्थित है उसके आधार पर। जैसे आपने देखेंगे मौर्य साम्राज्य, तो ये किसके आधार पर, तो मौर्य जो राजा थे उनके आधार पर नाम जाना गया। उससे पहले मगध साम्राज्य जाना जाता था, अवंती साम्राज्य जाना जाता था। तो ये अवंती और मगध साम्राज्य क्या था, ये उन स्थानों का नाम था जहां पर ये राज्य स्थित था। उसी प्रकार से ये राज्य जो था गढ़ा पर स्थित था और इसलिए इसको गढ़ा राज्य कहा जाता था। गढ़ा कहां है, जबलपुर में ही जो मदन महल का इलाका है, जो ये महल, ये किला है, इसको क्या कहा जाता था, गढ़ा का किला कहा जाता था या गढ़ा पर ये स्थित था। अब इसका उत्तर कैसे लिखना है, प्रश्न आपका आया मदन महल, तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले आपको ये लिखना है कि ये कहां पर स्थित है, इसका स्थान कहां है। तो ये जबलपुर में स्थित है और क्या है, जबलपुर में स्थित एक किला है या दुर्ग इसको कह सकते हैं। अब दूसरी चीज, निर्माण इसका किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था 1116 में गोंड शासक मदन शाह द्वारा। अच्छा, इसमें क्या और चीजें, तीसरी चीज भी आप लिख सकते हैं, तो निश्चित तौर पर तीसरी चीज लिखनी है, लेकिन तीसरी चीज के रूप में आप कुछ ऐसी चीज लिखिए जो वैल्यू क्रिएट करती हो।
मतलब बिना वैल्यू के कुछ भी आप लिखने का प्रयास करेंगे तो परीक्षक तुरंत समझ जाएगा कि आपको इसका उत्तर नहीं आता था, आपने घुमाने का प्रयास किया है। तो इसका अन्य नाम आप यहां पर लिख देंगे गड़ा। या एक और तरीका किया जा सकता है कि इसमें निर्माता और निर्माण वर्ष अलग अलग लिखे जा सकते हैं, यानी कि एक पॉइंट में आप इसका निर्माता लिखेंगे कि गोंड शासक मदन शाह ने निर्माण करवाया, और वर्ष अलग से लिख देंगे 1116 में इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये भी 3 पॉइंट हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का? दूसरा तरीका ये हो सकता है लिखने का कि मदन महल जबलपुर में स्थित किला है, इसका निर्माण 1116 में गोंड शासक मदन शाह द्वारा करवाया गया था। बस इतना एक लाइन में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। और अगर जब आप ऐसा लिखें तो आप इन चीजों को अंडरलाइन करते चलें कि मदन कहां पर स्थित है, तो जबलपुर में, और गोंड शासक। तो ये अगर लाइन में आप लिख रहे हैं, पंक्ति में लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मदन महल जबलपुर में स्थित किला है, 1116 में इसका निर्माण गोंड शासक मदन शाह द्वारा करवाया गया था। और इसमें इन चीजों को आप क्या कर दें, अंडरलाइन कर दें, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमने आपसे पूछा था, ये था मर्दन सिंह के ये बुंदेली शासन से संबंधित है, या बुंदेली शासक ये रहे हैं, बुंदेलखंड की रियासतों से इनका संबंध रहा है। अब मर्दन सिंह कौन थे, इनके बारे में मैं आपको पहले बेसिक जानकारी देता हूं। मर्दन सिंह कौन थे, इनका इतिहास में क्या योगदान है, और क्या इनने काम किए थे। देखिए, मर्दन सिंह जो थे वो 1842 में शासक बने थे। 1842 में शासक बने थे और 1858 तक ये शासक रहे थे। एक रियासत है चंदेरी बानपुर के, इसके चंदेरी बानपुर रियासत है बुंदेलखंड के अंदर, उसके ये शासक थे। किसके बेटे थे? इनके पिता का नाम था मूर प्रहलाद, या आप प्रहलाद भी लिखेंगे तो ये इनके पिता थे। अब इनने काम किया था, इनको मुख्यतः जो आज की तारीख में जाना जाता है, 1857 की क्रांति में एक प्रमुख क्रांतिकारी के रूप में इनको याद किया जाता है। जब रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्व करता थी, उनमें त्रिगुट बना था, और त्रिगुट में एक तरफ झांसी में तो कौन थी, झांसी में हुआ करती थी लक्ष्मीबाई। झांसी में कौन थी? लक्ष्मीबाई। तो एक गुट झांसी में लक्ष्मीबाई थी, दूसरी तरफ एक और राजा का नाम आपको मिलता है बखत बली। बखत बली कहां के थे? ये शाहगढ़ के शासक थे, बखत बली। तो एक तरफ शाहगढ़ में थे बखत बली, शाहगढ़ में बखत बली थे, और तीसरी तरफ जो ललितपुर का क्षेत्र है, ललितपुर के क्षेत्र में बानपुर आता है, और वहां पर थे राजा मर्दन सिंह। कौन थे? मर्दन सिंह, बुंदेलखंड। तो ये त्रिगुट बना था 1857 की क्रांति में, इसको इसलिए इनको याद किया जाता है। लेकिन 1857 से पहले एक और काम हुआ था जो आपको पता होना चाहिए, वो हुआ था 1842 का बुंदेला विद्रोह। अब 1842 के बुंदेला विद्रोह में इनकी नकारात्मक भूमिका रही थी, मर्दन सिंह की भूमिका नकारात्मक रही थी, और इन्होंने 1842 के जो एक प्रमुख उस समय के जो विद्रोही थे मधुकर शाह को पकड़वाने में अंग्रेजों का इन्होंने योगदान दिया था। तो वो योगदान क्यों दिया था उसके बारे में बता देता हूं। बेसिकली ये अंग्रेजों से नफरत करते थे, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हुआ क्या था, जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उस समय की, वो इस प्रकार की फंस रही थी कि ग्वालियर रियासत ने क्या कर लिया था, 1829 में इनके पिता जब मोर प्रहलाद शासक थे, तो उनसे चंदेरी का क्षेत्र छीन लिया था। राइट, चंदेरी का क्षेत्र छीन लिया, या इनके राज्य का 2/3 हिस्सा छीन लिया। लेकिन 1830 में इन दोनों के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ, और वो 2/3 में से कुछ हिस्सा वापस मिल गया मोर प्रहलाद को। फिर उन्होंने अपनी राजधानी बानपुर को बनाया। पहले राजधानी चंदेरी थी, जब चंदेरी छीन ली तो केलूगांव बनी, केलूगांव के बाद में फिर बानपुर को इन्होंने राजधानी बनाया। लेकिन 1800 अब ये खार खाए हुए बैठे थे मोर प्रहलाद और उनके पुत्र मर्दन सिंह की चंदेरी हमारा जगह थी, इसको हमें सिंधियाओं से वापस लेना है। 1842 में जब बुंदेला विद्रोह हुआ, तो बुंदेला विद्रोह जब हुआ तो उस समय क्या किया कि जो सिंधिया थे उन्होंने इस बुंदेला विद्रोहियों की मदद की थी, और जब मदद की थी उसी समय अंग्रेज इनसे भी खफा थे। और एक तरफ मर्दन सिंह चाहते थे कि उनका जो चंदेरी राज्य है, जो चंदेरी क्षेत्र है, वो
इनके पास में है वो उनको वापस मिल जाए। कि इनके पास में है, चंदेरी था उस समय ग्वालियर के पास में, तो वो वापस मिल जाए। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने इनसे मदद मांगी और इन्होंने ये सोचा कि अगर हम अंग्रेजों की मदद करेंगे तो ये चंदेरी क्षेत्र हमें प्राप्त हो सकता है। अब यही किया इन्होंने, इन्होंने अंग्रेजों की मदद कर दी और जो उस समय के बुंदेला विद्रोह के प्रमुख एक विद्रोही थे उनको पकड़वा दिया, मधुकर शाह को। अब जब विद्रोह दब गया तो उसके बाद अंग्रेजों ने सिंधियाओं के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर दी, क्योंकि उनका मानना था कि सिंधियाओं ने विद्रोहियों का साथ दिया था। अब इसी बात से सिंधियाओं ने बचने के लिए ये जो चंदेरी क्षेत्र था, इस चंदेरी क्षेत्र को क्या कर दिया, अंग्रेजों को वापस दे दिया। अब मर्दन सिंह का मानना था कि चूंकि अंग्रेजों को ये चंदेरी क्षेत्र वापस मिल गया है तो अंग्रेज उसे ये क्षेत्र वापस दे देंगे, लेकिन अंग्रेजों ने ये क्षेत्र उसे वापस नहीं दिया। और जब ये क्षेत्र अंग्रेजों ने उसे वापस नहीं दिया तो वो अंग्रेजों से खार खाए हुए बैठा था और इसका बदला लिया गया 1857 की क्रांति के समय। 1857 की क्रांति के समय बखत बली, मर्दन सिंह और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनका त्रिगुट बना था। अब क्या आपको परीक्षा में लिखना है, ये तो इनके बारे में जानकारी थी। परीक्षा में इतना कुछ आपको नहीं लिखना है। परीक्षा में क्या क्या चीजें आपको लिखनी वो मैं आपको बता देता हूं। तो मर्दन सिंह कौन थे, तो सबसे पहले मर्दन सिंह कौन थे ये आपको बताना है। तो मर्दन सिंह जो थे वो थे 1842 से 1858 के बीच में चंदेरी बांधपुर रियासत के ये राजा थे। कैसे बने ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इनका इंपॉर्टेंट काम, रानी लक्ष्मीबाई के साथ 1857 की क्रांति में इन्होंने हिस्सा लिया था। अगर आप चाहें तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ बखत बली का नाम भी आप लिख सकते हैं कि इन्होंने त्रिगुट बनाया था, लेकिन हमारे पास शब्द सीमा की समस्या है। 10 शब्द या 10 12 15 20 शब्दों में इसका उत्तर हम दे सकते हैं, ज्यादा लंबा हमारे पास शब्द सीमा नहीं है। और फिर इसके बाद जब इन्होंने क्रांति में हिस्सा लिया था तो 5 जुलाई 58 को इनको इन्होंने समर्पण कर दिया। जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु की खबर सुनी उसके बाद इन्होंने जब समर्पण कर दिया उसके बाद इनको जेल पहुंचाया गया। पहले इनको पहुंचा दिया गया लाहौर जेल, बाद में इनको मथुरा जेल लाया गया और वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है 1879 में। तो ये इनकी पूरी कहानी थी, लेकिन आप इसमें से सिर्फ 3 चीजें भी लिख सकते हैं। 3 चीजें लिखेंगे तो ही आपका काम हो जाएगा, या इसको पंक्ति के स्वरूप में आपको लिखना है तो मर्दन सिंह कोष्टक में लिख दीजिए 1842 से 1858, क्योंकि किसी भी का भी राज्य कब से कब तक रहा ये इसमें इंडिकेट किया जाता है। चंदेरी बांधपुर रियासत के राजा थे, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और बखत बली के साथ 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था और 5 जुलाई को इनको समर्पण कर दिया गया। तो ये लाइन लिखना चाहें या ना लिखना चाहें वो आपकी मर्जी है। हिस्सा लिया था इतना भी लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको पूरे अंक इसमें मिल जाएगी, क्योंकि विशेषता इनको 1857 की क्रांति के लिए ही याद किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। अगला जो होगा वो आपका प्रश्न है, रानी दुर्गावती और मुगल सेना के बीच हुए युद्ध का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न पहले भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, 2014 या 15 में मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। और इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है उससे पहले आपको रानी दुर्गावती और मुगल सेना और इनका राज्य कहां था इसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। मैंने मदन महल के बारे में आपको बताया था, उसमें बताया था कि गोंडवाना राज्य में जबलपुर में था, गढ़ा में। इस राज्य को गढ़ा राज्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गढ़ा राज्य। गढ़ा राज्य के बारे में या गोंडवाना राज्य के बारे में अगर मैं आपको जान दूं, जहां पर गोंड शासकों का राज था, इसके बारे में जो इतिहास में हमें जानकारी मिलती है, एक रामनगर शिलालेख मिलता है संस्कृत में लिखा हुआ। उस समय के राजा हृदय शाह थे, गोंड राजा थे उनके समय का, और उसमें एक 54 राजाओं की सूची मिलती है और उन 54 राजाओं में जो पहले राजा थे उनका नाम था यादव राय। क्या नाम था, यादव राय। इन यादव राय को गढ़ा राज्य या गोंड राज्यों का संस्थापक माना जाता है और इन्हीं के वंश में 45वें नंबर पर एक शासक हुए जो प्रसिद्ध शासक हुए, संग्राम शाह। संग्राम शाह, संग्राम शाह का जो मूल नाम था वो संग्राम शाह नहीं था, उनका नाम अम्हाण दास या अमान दास, अम्हाण दास था। अम्हाण दास के जो पिता थे उनका नाम था अर्जुन दास। क्या नाम था उनका, अर्जुन दास। और अर्जुन दास के पिता थे खरजी। खरजी खरजी उससे पहले के बीच में जो यादव राय से और खरजी के बीच में करीब 30-40 ऐसे राजाओं के नाम हैं जिनका ऐतिहासिक साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। खैर हम बात करते हैं संग्राम शाह की। संग्राम शाह के 2 बेटे हुए, दलपति शाह, दलपति शाह और एक चंद्र शाह।
चंद्र शाह। ये जो दलपति शाह थे, दलपति शाह का विवाह हुआ था रानी दुर्गावती से। किससे हुआ था? रानी दुर्गावती से। काफी बड़ा राज्य था संग्राम शाह का, बहुत बड़ा राज्य था। इनके अंडर में 52 गढ़ कहे जाते थे, 52 गढ़ों को इन्होंने जीता था। इसकी लंबी चौड़ी सूची भी मिलती है 52 गढ़ों की अलग अलग। तो ये 52 गढ़ थे। और रानी दुर्गावती, क्योंकि दलपत शाह की जो मृत्यु हो गई थी बहुत कम समय में हो गई थी, और लगभग 7 वर्ष का इनका शासनकाल रहा था, उसी समय मृत्यु हो गई थी। और फिर उसके बाद रानी दुर्गावती का जो पुत्र था उस समय, वो 3 वर्ष का था, नाम था वीर नारायण। और फिर रानी दुर्गावती ने विधवा होने के बाद वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में शासन का प्रारंभ किया था। अब ये पूरी बैकग्राउंड है, ये पूरी कहानी है। और रानी दुर्गावती कौन थी? ये चंदेल वंश की राजकुमारी थी, चंदेल वंश की राजकुमारी थी, ये आपको याद रखना है, राइट। और कलिंजर से इनका संबंध था, महोबा से इनका संबंध था। हालांकि दोनों की जातियों में भिन्नता थी। अगर आप देखेंगे तो एक चंदेल वंश की राजकुमारी है जिनको राजपूत माना जाता है, और एक गौंड वंश के थे। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर गौंड वंश के किसी राजा का के साथ विवाह चंदेल वंश की राजकुमारी का हो रहा है तो इनका राज्य कितना बड़ा रहा होगा और ये कितने संपन्न और समृद्ध रहे होंगे। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि रानी दुर्गावती और मुगल सेना के बीच में युद्ध कब हुआ था। ये युद्ध हुआ था, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कब हुआ था युद्ध, तो 1564 में ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था युद्ध? 1564 में युद्ध हुआ था। अब दूसरा प्रश्न, किस किस के बीच में हुआ था? तो एक तरफ गोंडवाना की रानी राजकुमारी या गढ़ा राज्य की राजकुमारी थी, और दूसरी तरफ था आसफ खां। ये आसफ खां कौन था? आसफ खां अकबर का मुगल सूबेदार था, मालवा सॉरी मुगल सेनापति कह लें या मुगल सूबेदार कह लें। ये मालवा में, क्योंकि बाज बहादुर को अकबर हरा चुका था उस समय, और बाज बहादुर के क्षेत्र पर इसने कब्जा करने के बाद में मालवा में अपना सूबेदार नियुक्त किया था आसफ खां। और आसफ खां को जब ये पता चला कि ये राज्य बगल में है, इतना समृद्ध है, और उससे पहले आसफ खां रीवा रियासत को हरा चुका था, राइट। और इसके अलावा इन्होंने बाज बहादुर को भी हराया था, तो ये भी इसमें अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। तो 1564 में ये युद्ध हुआ था। अब युद्ध क्या हुआ, इसमें क्या क्या घटनाएं घटी, उसके बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको और इसकी फॉर्मेटिंग के बारे में बता देता हूं। यहां पर आप देखिएगा और यहीं पर मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, गोंडवाना की रानी, या यहां पर आप गढ़ा राज्य की रानी भी लिख सकते हैं दुर्गावती, और अकबर के मालवा सूबेदार आसफ खां के युद्ध हुआ था 1564 में। तो जब भी आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे किसके बीच हुआ था और कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे। अब रानी दुर्गावती के बारे में मैं आपको बताऊं, उस समय जब आसफ खान ने चढ़ाई शुरू की थी, कहां पर? गढ़ा राज्य पर। तो उस समय रानी एक किले में थी, किले का नाम था सिंगौरगढ़। सिंगौरगढ़। उस समय रानी के पास सैनिकों की संख्या कम थी और ये बहुत पास आ गया था। लेकिन उसके जो विश्वस्त, रानी के जो विश्वस्त सहयोगी थे, उन्होंने कहा कि अब हमें इस समय पीछे हट जाना चाहिए। रानी नहीं चाहती थी कि पीछे हटे, लेकिन जब उन्होंने समझाया कि हम वाकई में बहुत कम संख्या में हैं और ये मुकाबला एक तरफा होगा, हमें करारी हार मिल सकती है, तो रानी ने यहाँ पर सूझबूझ का सामना किया और वो पीछे हटी, सुरक्षित जगह पर या ऐसी जगह पर जाने की कोशिश करने लगी जहां से वो अपनी सेना के पास पहुंच सके, क्योंकि इनकी राजधानी जो थी वो चुनारगढ़ थी। अब यहाँ पर आपको चौरागढ़ थी, तो चौरागढ़ पहुंचना ये चाह रही थी, तो ये जब आगे निकली तो नरई के पास में इन्होंने अपना शिविर लगाया रास्ते में। और जब ये बात आसफ खां को पता चली तो वो नरई पहुंच गया और नरई में ये युद्ध हुआ था। तो दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज, युद्ध कहां हुआ? नरई में हुआ। नरई में युद्ध हुआ। पहले दिन के युद्ध में, पहले दिन के युद्ध में याद रखिएगा रानी को विजय मिली थी, और रानी को विजय मिली, शाही सेना या मुगल सेना भागने लगी, इन्होंने उसका पीछा किया, लेकिन रात हो गई। अब रानी चाहती थी कि हम रात में ही इनके ऊपर आक्रमण कर दे, अन्यथा सुबह जो आसफ खां है वो अपना तोप खाना लेके आ जाएगा। याद रखिएगा उस समय रानी के पास तोप खाना नहीं था, तोपें नहीं हुआ करती थी, लेकिन मुगलों के पास तोप था और तोपें थी और उसका वो खूब प्रयोग करते थे। तो वो कहती थी, लेकिन उनके जो बाकी साथी थे उन्होंने उनकी बात को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं, सुबह हम आसानी से इस युद्ध को जीत जाएंगे। अब दूसरे दिन के युद्ध में वही हुआ जो तय था। रानी एक हाथी पर बैठकर ऊपर की तरफ हाथी पर बैठी और युद्ध में पहुंच गई। एक तीरंदाज का तीर उनको लगा और 2-3 तीर उनको लग गए। बहुत ज्यादा जब घायल हो गई तो अपनी ही कटार ले ली और वीर गति को प्राप्त की। कटार लेने से पहले अपने जो महावत थे उसको कहा कि तुम मुझे मार दो, लेकिन महावत की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो रानी की जीवन लीला समाप्त कर ले, तो उन्होंने अपनी कटार से खुद को
मार दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं जिंदा पकड़ी गई तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। लेकिन हमें ये सारी कहानी नहीं लिखनी, हमें लिखना क्या वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हमारे पास केवल 50 शब्द हैं तो इस उत्तर को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या है, 50 शब्द हैं। तो इसमें क्या करना है, किसके बीच हुआ, पहले दिन में रानी की विजय हुई, दूसरे दिन रानी घायल हो गई, कटार मारकर वीर गति को प्राप्त कर ली। अब चूंकि मुख्य राजा तो कौन थे, वीर नारायण थे। वीर नारायण की आयु उस समय बहुत ज्यादा नहीं थी, 20 वर्ष के आसपास उनकी आयु, 19-20 के आसपास रही आयु रही होगी। तो उसमें वीर नारायण भी घायल हो गए। लेकिन जब वीर नारायण घायल हुए तो वो वहां से निकल गए और राजधानी कहां थी, चौरागढ़ पहुंच गए। अब राजधानी चौरागढ़ पहुंचे तो फिर 2 महीने के बाद में आसफ खान ने पहले तो, क्योंकि सिंगौरगढ़ का किला उन्होंने ले लिया, नरी जीत लिया, सिंगौरगढ़ जीत लिया, लेकिन उसके बाद वो क्या चाहते थे, चौरागढ़ किला, क्योंकि राजधानी चौरागढ़ थी, चौरागढ़ को जीतना था। तो मुगलों ने चौरागढ़ किले को भी जीत लिया, वीर नारायण को वीरगति प्राप्त हुई और इस प्रकार गढ़ राज्य मुगलों के अधीन आ गया था। वीर नारायण में भी काफी वीरता से युद्ध किया था इसमें, और उससे पहले जोहर प्रथा का अपने यहाँ पूरी तरह से ये काम करके गए थे, महिलाओं के लिए तैयारी करके गए थे कि आप जोहर करना, क्योंकि इनको पता था कि ये होगा वो अंतिम युद्ध होने वाला है, बचकर आना पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद भी ये भागे नहीं और युद्ध किया था। तो हमें ये सारी जानकारी नहीं लिखनी, हमें केवल इतनी जानकारी लिख देने पर से हमारा काम हो जाएगा। या अगर आप चाहते हैं तो ये वाला पार्ट यहां से हटा भी सकते हैं, क्योंकि शब्द ज्यादा होते हैं। तो मुगलों ने फिर बाद में इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वीर नारायण थे वो चौरागढ़ गए, इतना सा लिख के चौरागढ़ चले गए, चौरागढ़ में मुगल सेना ने इसको जीत लिया। तो ये भी आप इसको छोटे शब्दों में लिखने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे अगले और इसके आज के अंतिम प्रश्न की। अंतिम प्रश्न क्या है हमारा, हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, 11 अंकों में इसका उत्तर देना है कि बुंदेला विद्रोह 1842 का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब इस प्रकार के उत्तर को हमें 200 शब्दों में लिखना है। याद रखिएगा यहां पर हमारे पास शब्द सीमा सब में सेट है, 200 शब्दों में इस प्रश्न के उत्तर को लिखना है। आदर्श शब्द सीमा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी जाया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे देंगे, देखिए बुंदेला विद्रोह के अगर आपको वर्णन करना है तो सबसे पहले आप इंट्रो देंगे। किसी भी उत्तर को लिखने से पहले क्या देंगे, आप इंट्रो देंगे, राइट। इंट्रो दिया आपने ये, और अंत में क्या करेंगे, आप निष्कर्ष लिखेंगे। ये बड़े प्रश्नों को लिखने का एक तरीका है। आप एक लाइन में इंट्रो देंगे, 1 से 2 लाइन में उसके निष्कर्ष को लिखेंगे। क्या इंट्रो है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति से पहले मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेला जमींदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया था। जो पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है भारत में 1857 की क्रांति माना जाता है, लेकिन बुंदेलखंड में उससे पहले ही 1842 में इस प्रकार का प्रयास बुंदेला और उस समय के जो वहां पर गौंड लोग निवास करते थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उन लोगों ने मिलकर विशेषकर इसको विद्रोह को किया था। अब कोई भी विद्रोह होगा तो दूसरे नंबर पर लिखेंगे उसके कारण। पहले मैं कारणों को विस्तार से समझाऊंगा और उन कारणों में लिखना क्या क्या वो मैं आपको बता दूंगा। कारण क्या है ये समझ लीजिए और लिखना क्या है वो समझ लीजिए। देखिए कारण क्या थे, 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और उस समय ये जो क्षेत्र था बुंदेलखंड क्षेत्र, ये मराठों के अधीन था, राइट, मराठों के अधीन था, पेशवा के अधीन था। जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में बाजीराव की परास्त हुए, उसके बाद में अंग्रेजों ने जो बुंदेलखंड क्षेत्र का 2 जो खास जिले थे, दमोह और सागर को क्या मिला लिया, अपने अंदर ले लिया। अब जब अपने अंदर ले लिया, उस समय अंग्रेज अपने पैर पसार ही रहे थे, काफी बड़ी जगह पर उनका कब्जा हो चुका था। लेकिन उस समय आपको अगर याद हो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के बारे में आप पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रकार की भू राजस्व की नीतियां उनकी थी। महाराष्ट्र कहीं कुछ और नीति चल रही थी, कहीं कुछ और, कहीं महालवाड़ी व्यवस्था चल रही थी, कहीं इक्तेदारी व्यवस्था चल रही थी, कहीं कुछ और व्यवस्था चल, तो अलग अलग प्रयास कर रहे थे लगान वसूल करने का। उसी क्रम में जब ये क्षेत्र उनके पास में आया तो वहां पर उन्होंने अपना कानून लाया, अपनी प्रकार की अदालतें बनाई, अपनी भू राजस्व की व्यवस्था बनाई। तो इस क्षेत्र में 20 साल के लिए एक महालवाड़ी बंदोबस्त उन्होंने लागू कर दिया। और ये जो महालवाड़ी बंदोबस्त था, इसमें जो कर की दरें थी वो काफी ऊंची रखी गई। एक कमीशन बनाया गया, कमिश्नर ने कहा कि यहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र है, नर्मदा के पास का क्षेत्र है, आकलन गलत हुआ और वो कमीशन बनाकर बहुत ज्यादा ऊंची दरों पर क्या कर दिया गया, जो लगान था वो वसूल करने की व्यवस्था बनाई गई। और अब क्योंकि मराठा शासन उससे पहले थे,
मराठों के भी यहाँ पर क्या थे, मालगुजार थे। मालगुजार क्या थे, वो किसानों से टैक्स वसूलते थे और अपने जो राजा थे मराठे उनको दे देते थे। उसके अलावा जमींदार भी थे, जमींदार भी थे, ये भी टैक्स वसूलने का काम करते थे। लेकिन उस समय टैक्स इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था और इनकी बाकायदा बहुत रेपुटेशन हुआ करती थी, बहुत इज्जत हुआ करती थी उस समय के दौरान, राइट। तो इन माल गुजारों और जागीरदारों के जो अधिकार थे उन अधिकारों को छीनने का प्रयास किया गया इन बंदोबस्त के द्वारा। यानी कि ये जो भू राजस्व नीति अंग्रेजों की थी उसके द्वारा माल गुजार, बहुत सारे माल गुजार तो हटा दिए उन्होंने, तो उनके अधिकार छीन लिए गए, लगान बढ़ा दिया और जमींदारों से भी टैक्स वसूला गया कि तुम्हें भी टैक्स देना है। और समय पे अगर टैक्स नहीं देते थे तो उनकी जमीनें कुर्क कर ली जाती थी, उनके खिलाफ डिक्री कर दी जाती थी। यानी न्यायालय जो बने थे वो न्यायालय उनके खिलाफ सीधा डिक्री कर देते थे, उनकी संपत्ति कुर्क करके ली जाती थी। तो इस प्रकार की हरकतों से, क्योंकि ये तो उस समय एक प्रकार के छोटे छत्रप थे, राजा टाइप के थे, अदालतें थी नहीं उससे पहले, मराठों के समय में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने इन सब चीजों को अपना अपमान समझा। और इसी के कारण तो ये जो भू राजस्व नीति थी उसके कारण जो माल गुजार और जो जमींदार थे उनके अधिकार कम किए गए, ये मूल कारणों में से एक था। और जनता तो त्रस्त थी ही, जनता के ऊपर भी टैक्स बहुत ज्यादा अंग्रेजों ने बढ़ा दिए थे। अब दूसरी चीज आती है, नेतृत्व किसने किया। जो अगली चीज आती है कि जब भाई अगर कोई भी विद्रोह हो रहा है, कोई भी क्रांति हो रही, तो उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो नेतृत्वकर्ता में 3-4 नाम प्रमुख हैं। पहले एक चंद्रपुर करके जमींदारी थी, चंद्रपुर के जमींदार थे जवाहर सिंह, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट नाम। नारहट एक जमींदारी थी, उसके थे मधुकर शाह। और हीरापुर के जमींदार थे हृदय शाह। और नरसिंहपुर के गौंड सरदार थे डेलन शाह। इन 3-4 लोगों ने क्या किया था, इस पूरे विद्रोह का रूपरेखा रही थी या इसका नेतृत्व किया था। इनके पीछे कुछ और भी लोग थे, उनके पीछे के जो लोग थे उनके बारे में भी छोटी सी कहानी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपने बुढ़वा मंगल के बारे में सुना होगा। बुढ़वा मंगल एक प्रकार का धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन होता है जो होली के आसपास आयोजित किया जाता है और इसमें उस क्षेत्र के सभी राजा भाग लेते थे। अब 1836 में एक बुढ़वा मंगल का आयोजन हुआ था। कहां पर आयोजित हुआ था ये बुढ़वा मंगल? ये बुंदेलखंड में आयोजित हुआ था। लेकिन उसी समय पर क्योंकि अंग्रेजों को ये उम्मीद थी कि ये बुढ़वा मंगल में हमारे खिलाफ साजिश रची जाएगी, तो एक दरबार आयोजित कर लिया वायसराय ने अपने यहाँ। तो इन राजाओं को दरबार में भी जाना था और बुढ़वा मंगल में भी जाना था। तो कुछ राजाओं ने जाने दरबार में ना जाकर बुढ़वा मंगल में गए। और बुढ़वा मंगल में ये तय हुआ कि जो राजा परीक्षित थे, राजा परीक्षित थे दतिया के, उनके नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोह होगा। राइट, राजा परीक्षित के नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोह होगा। और इन्हीं राजा परीक्षित ने ये जो हृदय शाह थे इनको उकसाया कि आप भी इसमें भाग लो। तो मेन लीड ये कर रहे थे, लेकिन राजा परीक्षित पीछे से इनका सहयोग कर रहे थे और अंग्रेजों के बीच में, परीक्षित के बीच में भी थोड़ा सा युद्ध हुआ था, लेकिन मेन लीडर ये लोग थे। अब घटनाएं क्या क्या हुई। अब कोई भी विद्रोह होगा तो घटनाएं होंगी। घटना क्या हुई, तो सबसे पहले तो जो विद्रोही थे, क्योंकि उस समय आज के प्रकार की सुव्यवस्थित चीजें नहीं थी, जो पुलिस प्रशासन था या जो फौजी प्रशासन था वही प्रशासन का काम करता था, वही टैक्स वसूलने का काम करता था। तो इन्होंने क्या किया, विद्रोहियों ने पुलिस चौकियों पर हमला कर दिया। इसमें कई सारे अंग्रेज अधिकारी मारे गए और इसमें सहयोग किया दूसरे मालगुजारों ने, जो दूसरे जो असंतुष्ट जमींदार थे उन्होंने इन सब लोगों का सहयोग किया। गौंड मुखियाओं ने भी इनका सहयोग किया। तो एक प्रकार से उस पूरे क्षेत्र के अंदर क्या चल गई, बड़ी दिक्कतें होने लगी, बहुत समस्याएं आने लगी। तो राइट, और लगभग 1 वर्ष तक, 1 से 1.5 वर्ष तक ये पूरा उत्पात उस क्षेत्र में चलता रहा। अब परिणाम क्या होगा, जब भी कोई चीज हम लिखते हैं तो कारण लिख लिया, नेतृत्व लिख लिया, घटनाएं लिख ली, अब लिखेंगे हम परिणाम को। परिणाम क्या हुआ, तो अंग्रेजों में एक भय का वातावरण गया और एक समय तो ऐसा लगने लगा था कि इसको दबाना इम्पॉसिबल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल था, उन्होंने बहुत बलपूर्वक इसको कुचला। अच्छा, इसका समय 1842 के आसपास क्यों चुना गया था, क्योंकि उस समय एंग्लो अफगान युद्ध चल रहा था और अधिकांश सेना अफगानिस्तान में अंग्रेजों की लगी हुई थी। जो एंग्लो अफगान युद्ध है उसके चक्कर में लगी हुई थी, वहां पर थे, तो सैनिकों की संख्या यहाँ कम थी, तो उसमें और दिक्कत आ रही थी कि कैसे इसको दबाएं। तो लेकिन अंग्रेजों ने इसे बलपूर्वक फिर कुचल दिया। जो प्रमुख नायक थे हीरापुर के जमींदार हृदय शाह, उनको फांसी दे दी गई। राइट, और अप्रैल 1843 में
इस विद्रोह पर काबू पा लिया गया। और यही वो समय था जब बखत बली, मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, बखत बली जिन्होंने 1857 की क्रांति में प्रमुख सहयोग किया था, और राजा मर्दन सिंह, इन्होंने क्या किया था, इसमें अंग्रेजों का साथ दिया था। जो मधुकर शाह थे, उनको पकड़वाने के लिए, मधुकर शाह जो थे उनको नारहट के, उनको पकड़वाने के लिए मर्दन सिंह ने सहयोग किया था। हृदय शाह को पकड़वाने में बखत बली ने सहयोग किया था। तो इस प्रकार की चीजें हुई थी। अब असफलता क्यों हुई, किसी भी चीज में ये क्रांति सफल क्यों हुई, उसके कारणों को हम लिखेंगे। तो असफलता के कारणों में लिखेंगे तो विद्रोह में की योजना में एक सूत्रता नहीं थी, यानी कि कोई एक तय तरीका नहीं था, कोई सर्वमान्य नेता नहीं था, और विपक्ष में अंग्रेजों के पास एक विशाल फौज थी, सुसज्जित एक प्रणाली थी जिसको वो दबा सकते थे, लेकिन और साथ में कुछ स्थानीय राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो ये आप इसकी असफलताओं के कारणों में लिखेंगे। अब प्रभाव क्या होगा, ये इसने 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। कैसे पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी, क्योंकि जो बखत वली थे वो भी अंग्रेजों से चाहते थे कि उनका भी एक हिस्सा सिंधियाओं के पास था, वो उसको वापस प्राप्त करना चाहते थे। अंग्रेजों ने बखत वली को भी वो हिस्सा वापस नहीं दिया। 1842 के विद्रोह में उन्होंने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ। सेम मर्दन सिंह के साथ किया, मर्दन सिंह को भी इनका हिस्सा वापस नहीं मिला। तो फिर 1857 में इन दोनों क्रांतिकारियों ने, इन दोनों लोगों ने क्या किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। तो इसने 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की थी। तो इस प्रकार आप कंक्लूजन लिखेंगे कि विद्रोह को अंग्रेजी सरकार ने दबा दिया, लेकिन विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने में भारतवर्ष के प्रयास की कहानी में बुंदेला सरदारों के विरोध का प्रश्न का जो स्थान है वो महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से इसको कंक्लूड करके आप अपने उत्तर को पूरा कर देंगे। तो मैंने कोशिश की है कि किस प्रकार से आपको इन सारी चीजों के बारे में, प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखा जाए, उसको समझाने का प्रयास किया है, और इस फॉर्मेट में आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब मैं आपको फिर से बता दूं, ये हमारा आज का डेमो वीडियो था। यूट्यूब पर केवल आज का यही वीडियो रहेगा, बाकी वीडियो इस प्रकार का डेली एक वीडियो में आपको लेकर आऊंगा। टॉपिक क्या रहेंगे, जैसे कल का वीडियो का टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश की रियासतें बघेली और होलकर। तो बघेली और होलकर से इसी प्रकार के 4 प्रश्न रहेंगे। उन चारों प्रश्नों का उत्तर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए ये मैं आपको समझाऊंगा। और तीसरे दिन 3 अगस्त को हम सिंधिया और भोपाल रियासत के बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार से प्री की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो प्री की टेस्ट को में भी सबको पार्टिसिपेट करना है और क्वेश्चन लगाने हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख घटनाएं और आधुनिक मध्य प्रदेश के इतिहास के प्रमुख घटनाएं। तीनों दिन इनसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और तीनों दिन मेंस के ये टॉपिक आपके चलेंगे, ताकि प्री मेंस दोनों आपका एक साथ चल सके। तो आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। इस वीडियो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1349 में आपको प्री की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और ये 90 दिन का पूरा एक डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है, ये भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आज की बात मैं आपसे यहीं समाप्त करूंगा और यही कहूंगा कि आप लोगों के पास अब दिन बहुत कम बचे हैं, तैयारी को स्पीड अप कीजिए, 8 से 10 घंटा डेली पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।